11वीं गणित के प्रश्न बैंक के सभी एक वाक्य के उत्तर का हल हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से, अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हों तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। यदि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, तो उनका समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी 2 की पावर n, 2 की घात n आ जाएगी यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 4 6 8 दिया हुआ है और b बराबर 6 8 10 12 दिया हुआ है, a संग b निकालना। a संग क्या निकालना है, b निकालना। संग का मतलब होता है कि इन दोनों में आने वाली संख्याओं को हमें एक बार वन टाइम से लिखना है। तो यहाँ पर जो a संग b आएगा वो आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं को कंबाइन करके आपको लिख देना है। 2 4 6 8 10 और 12। खाली ध्यान ये रखना है कि एक संख्या को आपको केवल एक ही बार में लिखना है, एक ही बार ही लिखना है। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और a बराबर 1 3 7 9 है, तो a का पूरक समुच्चय यानी कि a डैश लिखिए। तो a डैश लिखने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से ये वाली जो वैल्यू है उनको हटा दीजिए। जैसे 1 हट गया यहाँ से, 3 हट गया यहाँ से, 7 हट गया और 9 हट गया। अब बाकी जो संख्या बची वो ए डैश में आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए डैश इक्वल टू 2 4 5 6 और 8। 2 4 5 6 और 8। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में आपको लिखना है। जब आप यहाँ पर इसका हल निकालेंगे तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू आएगी एक तो -2 और एक आएगी 1। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -2 और 1। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि a बराबर PHOPAL है और b बराबर GWALIOR है, तो a सर्वनिष्ठ b निकालिए। क्या निकालना है, a सर्वनिष्ठ b निकालना। मतलब दोनों में जो संख्या कॉमन है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर a सर्वनिष्ठ b बराबर आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में कौन कौन सा मान मिल रहा है। तो देखिए a यहाँ पर है तो a यहाँ पर भी है। उसके अलावा l यहाँ पर है तो l यहाँ पर भी है। इसके अलावा और देख लीजिए जो संख्या दोनों में मिल रही हो। बी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, एच यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ पर भी है, पी यहाँ है यहाँ नहीं है, ए है, एल है। तो यहाँ पर तीन शब्द मिले हैं हमको, तीन अक्षर मिले, ओ पी एल मिले। तो यहाँ पर ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा ओ पी और एल। यदि एन नंबर ऑफ ए संग बी बराबर है 18, एन ए 8 है, एन बी 15 है, तो एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान निकालिए। तो यहाँ पर आप इस सूत्र से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए संग बी। वैल्यूज आप रख लीजिए 18 प्लस 8, एक मिनट रुकिए, एन ए की वैल्यू 8 है, एन बी की वैल्यू 15 है और एन ए संग बी की वैल्यू 18 है। यहाँ पर प्लस माइनस आप कीजिए, 18 और 5 हो जाएंगे 23 माइनस 18। तो यहाँ पर इसके आंसर आ जाएंगे 5। इसमें से 18 गया तो कितना आंसर आ गया, 5 आंसर आपको मिल गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल। यदि a बराबर है BHOPAL भोपाल और b बराबर है ग्वालियर, तो a माइनस बी ज्ञात कीजिए। a में से आपको b माइनस करके लिखना है। तो a माइनस बी यहाँ से आपको मिल जाएगा। इन अवयव में से इन अवयव को घटा के आपको लिखना है। मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम जो मिल रहे थे वो हटा देंगे हम, b इन अवयव को इसमें से माइनस करना। तो a माइनस बी का जो आंसर है वो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा BHP। क्या मिल जाएगा, BH और P। यदि a और b दो अरिक्त असंयुक्त समुच्चय है तो a संग सर्वनिष्ठ b में कितने अवयव होंगे। तो यहाँ
ये असंयुक्त है, तो यहाँ पर पूछा है कि सर्वनिष्ठ निकालिए तो कितने अवयव होंगे, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या हो जाएगी 0। कितने अवयव हो जाएंगे, 0 अवयव इसमें हो जाएंगे। इसके बाद है कि यदि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच है और a बराबर ए डी एफ एच है, तो a डैश का फिर डैश निकालिए। पूरक का पूरक निकालना, तो वापस से वही संख्या आ जाती है। a डैश का डैश निकालेंगे तो वापस हमें जो a है वो वैल्यू आ जाएगी ए डी एफ एच, ए डी एफ और एच, ये वैल्यूज यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला जो पार्ट है वो हम लेते हैं, जो है अध्याय 2, नाम है संबंध एवं फलन। यहाँ पर पहला प्रश्न हमें पूछा है कि यदि a बराबर 1 2 है और b बराबर 3 4 है तो समुच्चय a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा है कि यदि आपको a क्रॉस b निकालना है तो आपको पेयर में लिखना पड़ेगा। पहले 1 का इंटू आप 3 से करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 1,3, फिर 1,4, फिर 2 को लेंगे 3 के साथ 2,3 और फिर हो जाएगा 2,4। अगला प्रश्न आया यहाँ पे, एक फलन f(x) बराबर 2x-5 द्वारा परिभाषित है, तो f-3 का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ x की जगह -3 लिखना है, तो ये f-3 बराबर हो जाएगा 2 -3 -5, हल करेंगे -6 -5, तो इन ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 11 आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि a बराबर 1 2 है और b बराबर 3 4 है, तो a से b में संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 अवयव है और इनकी पावर हो जाएगी, यानी कि 16। इनमें संबंधों की संख्या हो जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी, 16 यहाँ पर संख्या हो जाएगी। यदि x बराबर 1 2 है और y बराबर 4 5 6 है, तो x क्रॉस y कितना होगा। तो आपको x क्रॉस y निकालना है, तो x क्रॉस y यानी कि 1 था पेयर आपको एक बार इनके साथ बनाना है, फिर 2 का पेयर आपको इसके साथ बनाना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 4 1 5 1 6, फिर 2 का पेयर बना दीजिए, 2 4 2 5 और 2 और 6, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अध्याय 3, त्रिकोणमितीय फलन। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, रेडियन माप तथा डिग्री माप में संबंध लिखे। संबंध बताना है, तो देखिए जो पाई रेडियन होता है यह 180 डिग्री के बराबर होता है, ये इनमें संबंध है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कोण को परिभाषित कीजिए, तो कोण की आपको परिभाषा लिखनी है। तो क्या परिभाषा होती है कि कोण एक ऐसा माप होता है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से बनता है ना, इस प्रकार से परिभाषा है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब दो किरणें एक ही पाद बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके मध्य में कोण बनता है। एक किरण ये रही, एक किरण ये रही, जब इनका पाद बिंदु एक ही होता है तो इनके मध्य में कोण का निर्माण होता है। अगला पाठ, समिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। पहला प्रश्न, z बराबर -i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो ये इसमें भी था, ऑब्जेक्टिव और खालिस्तान इनमें भी। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम आया था -i का, वो आ गया था i के पावर -39 यानी 39 को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जब हम इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख लें, यानी कि i की पावर हम 4, सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लें हम 1, i की पावर 4 है ना, और कितने हो जाएगा, 39 लाना है। तो 40 में एक कम है, 4 के पहाड़े में 36 और 3 आ जाएंगे यहाँ पर इंटू 9 है ना।
चलिए मैं आपको इस तरह सीधा उत्तर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 1 नंबर में क्वेश्चन था, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस आई इसका आंसर आ जाएगा। जेड बराबर ए प्लस आई बी का संयुग्म लिखे। संयुग्म का मतलब होता है कि आपको जो आयोटा वाली संख्या उस पर चिन्ह बदल के लिखना है। तो यहाँ पर जेड बार आ जाएगा ए माइनस आई बी, इसका आंसर आ जाएगा ए माइनस आई बी। एक वाक्य में आपको एक वाक्य के हिसाब से लिखना है आंसर। आप चाहें तो पूरे डिटेल में सोल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद अध्याय 7 क्रमचय एवं संचय, जिनमें एक वाक्य के क्वेश्चन है उनको ही हमने यहाँ पर शामिल किया है। 5 फैक्टोरियल का मान आपको लिखना है। कितने का मान लिखना है? 5 फैक्टोरियल का मान आपको लिखना है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपको 5 फैक्टोरियल में 5 से विपरीत क्रम यानी कि 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का इंटू करके आपको लिख देना है। जब आप इनका इंटू करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है 120। आप सीधा सा 5 फैक्टोरियल बराबर 120 भी लिख सकते हैं। वैसे 7 फैक्टोरियल का मान लिखे तो 7 से उल्टे क्रम में 1 तक आपको इंटू करना है। जब इंटू करेंगे तो आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा 5040। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान लिखे। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 4 से 1 तक आपको इंटू करके लिखना है, फिर उसमें से 3 का तो 1 तक इंटू करके आपको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 18, है ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। 24 में से 6 घटाएंगे 18 आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5C2 का मान लिखिए। जब हम 5C2 का मान निकालेंगे, है ना, क्या मान निकालना 5C2 का इस प्रकार से निकालेंगे। फैक्टोरियल 5 5C2 का मान हम निकाल रहे हैं। 5C2 बराबर क्या होगा? फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो ऊपर हल करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 3 तक। तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, दो 2 से ये 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 5 और 2 का इंटू आप कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 10। 9P3 का मान लिखिए। तो 9P3 में आपको क्या करना है? 9P3 बराबर होता है 9 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। तो इंटू करके आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 504। क्रमचय की परिभाषा लिखनी है। तो क्रमचय क्या होता है? तो क्रमचय एक निश्चित क्रम विन्यास होता है जिसको दी गई संख्याओं में से एक कुछ विशेष को या सभी को लेकर हम एक जोड़ा बनाते हैं या विन्यास बनाते हैं। ये क्रमचय की डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप देख लीजिए बुक में। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर संचय की परिभाषा। तो संचय की परिभाषा भी सेम इसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष क्रम रहता है। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि कुछ विशेष या कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर प्राप्त किया गया चयन जो रहता है वो संचय कहलाता है ना। कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर प्राप्त किया गया ये किया गया जो चयन होता है वो संचय कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, क्रमचय तथा संचय के बीच में क्या संबंध है? तो क्रमचय और संचय के बीच में संबंध आपको सूत्र के रूप में लिख देना है, जो कि होता है NPR बराबर होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये संबंध यहाँ पर इसमें होता है। उसके बाद फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल का मान निकालिए जब N बराबर 9 है और R बराबर 5 है। ये दिया गया है यहाँ पर। N बराबर 9 है और R बराबर क्या है? 5 है। तो ये मान आपको निकालना है। तो ये मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप जब N की जगह 9 लिखेंगे, R की जगह 5 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 15,120। 15,120। उसके बाद अगला प्रश्न, एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पर तो सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जब 9P3 हम निकालेंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 आएगा, है ना, 9 माइनस 3 आएगा, जो कि 504 उत्तर इसका बनेगा।
10वां है कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचिह्नों की संख्या कितनी है। तो क्रमचिह्न की संख्या पूछिए तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप शब्द गिन लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द हैं, यानी कि ऊपर तो आपको फैक्टोरियल 11 लिख देना है। नीचे क्या होगा, जो शब्द रिपीट हो रहे हैं उनको फैक्टोरियल में लिखना है। जैसे कि एम रिपीट हो रहा है 2 बार, फैक्टोरियल 2 बटे में लिखना है। ए रिपीट हो रहा है 2 बार, फैक्टोरियल 2 नीचे लिखना है। उसके अलावा टी भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पर नीचे लिख देना आपको। उसके अलावा कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इस प्रकार से कि 11 को लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना है, और नीचे 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 लिख देना है। यहाँ पर आप इसे हल करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 4989 600, है ना। 4989 600 के लगभग आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। वैसे ही रीवा शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचिह्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रीवा में 4 शब्द है, यानी कि वो कोई भी रिपीट नहीं है, तो फैक्टोरियल 4 आपको निकाल लेना है। तो फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 24। अध्याय 8 द्विपद प्रमेय आपको पाठ है, उसमें 1 वर्ड के इक्वेशन हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम पूछा गया है, द्विपद प्रमेय से a प्लस बी की पावर n का प्रसार लिखिए। तो यहाँ पर हम जब इसका प्रसार लिखेंगे तो n प्लस 1 पद आते हैं और 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी की पावर n इक्वल टू हो जाएगा ये n से 0। ए बी है तो ए बी का ध्यान रखें हम, a की पावर n फर्स्ट पद रहता है, प्लस एन सी 1, तो a की पावर n माइनस 1 हो जाएगी और b की पावर 1 हो जाएगी, प्लस n सी 2, a की पावर n माइनस 2 हो जाएगी और b की पावर 2 हो जाएगी, प्लस एन सी 3, ए की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3, प्लस डेट डेट डेट, और लास्ट वाला जो पद है वो आ जाएगा एन सी एन वाला, प्लस एन सी एन जो आ जाएगा, ए ख़त्म हो जाएगा और बी की पावर आ जाएगी एन। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको लिख देना है। उसके बाद अगला है द्विपद प्रमेय से ए माइनस बी की पावर एन का प्रसार लिखिए। तो यहाँ पर आप जब प्रसार लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में जो आया था सेम आपको इसी प्रकार से लिख देना, खाली आपको चिन्ह का ध्यान रख देना है। प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से ये क्रम चलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहला ए माइनस बी की पावर एन इक्वल टू आ जाएगा एन सी 0 ए की पावर एन, ये फर्स्ट पहला पद तो ऐसे कैसे रहेगा। दूसरा हो जाएगा एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 और बी, प्लस हो जाएगा एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2, ये माइनस आ जाएगा एन सी 3 ए की पावर एन माइनस 3 और बी की पावर 3, प्लस और डेट डेट डैश लास्ट में प्लस, लेकिन लास्ट में हमें पता नहीं रहता है कि प्लस वाला पद आएगा कि माइनस वाला, तो यहाँ पर आपको -1 की पावर एन लगा के लिख देना है लास्ट में कि एक -1 की पावर एन, एन सी एन और बी की पावर एन, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला पार्ट हम लेते हैं अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर का एनवा पद लिखिए। तो यहाँ पर जब आप इसका एनवा पद लिखेंगे तो सूत्र ही है, तो यहाँ पर इसका जो एनवा पद है वो आ जाएगा जीपी का एनवा पद, तो ये आ जाएगा ए आर एन माइनस 1, क्या आ जाएगा ए आर एन माइनस 1 आ जाएगा। बाद गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर डेडेश के एन पदों का योग का सूत्र लिखिए। योग का सूत्र लिखना है यानी एस एन का लिखना है, तो ये हो जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा, ये दो फॉर्मूला रहते हैं, जब आर का मान छोटा हो x है और आर का मान बड़ा हो x है, तो यहाँ पर दोनों सूत्र हम लिख रहे हैं। ये हो जाएगा एस एन ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये कब है, जब आर का मान x है छोटा हो। और एक और सूत्र होता है इसका एस एन बराबर ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कब होता है, जब इस आर का जो मान है वो 1 से बड़ा हो, तब ये सूत्र लगता है। समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी का एनवा पद लिखिए। तो हमें यहाँ पर एनवा पद लिखना है, तो ये सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका एनवा पद का सूत्र है।
समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d के n पदों का योगफल आपको लिखना है। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र जो है वो होता है एस एन बराबर n/2, ब्रैकेट में आपको लिखना है 2a प्लस n-1 और d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला पार्ट है अध्याय 10 सरल रेखाएं। पहला, बिंदु -2 3 से जाने वाली और ढाल -4 की रेखा का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जब आप इसको y-y1 x-x1 वाले से सोल्व करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू -4 दे रखी है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 4x + y + 5 = 0। यहाँ पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। उसका दूसरा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। तो यहाँ पर जब अंतःखंड वाला सूत्र आप लिखेंगे x/a + y/b बराबर वाला, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 2x - 3y + 6 बराबर 0, है ना। ध्यान है ना, x/a ये वाला फॉर्मूला x/a + y/b बराबर 1, ये वाला अंतःखंड का योग का सूत्र है। तो इसमें आप ये x की वैल्यू या y की वैल्यू लिखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, उस रेखा के ढाल का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 - 2 और -1 4 से होकर जाती है। ढाल आपको निकालना है, तो ढाल आपको यहाँ मिल जाएगा -3/2, है ना। इसका जो m बराबर ढाल होगा वो क्या हो जाएगा -3/2, यहाँ पर इस तरह ढाल हो जाएगा। उसके बाद उस रेखा के ढाल का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है तो टेन अल्फ़ा, है ना। क्या लिखते हैं हम, टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा का मान 60 दिया हुआ है, तो टेन 60, और टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा √3। इसके बाद अध्याय 11, नाम है शंकु परीक्षित। पहला प्रश्न है कि केंद्र 2-1 से जाने वाले और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 5 वाले वृत्त का समीकरण आपको लिखना है। तो वृत्त का समीकरण यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये यहाँ पर इस वृत्त से जाने वाली, इस इन बिंदुओं से जाने वाली वृत्त का समीकरण है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी आगे लिख सकते हैं। वृत्त x + 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर केंद्र और इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए केंद्र बराबर क्या, इनका विपरीत चिन्ह आपको लेना है। 7 तो माइनस का 7 आ जाएगा, 4 तो 10 का 4 आ जाएगा। तो इसका केंद्र तो ये हो गया। त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो संख्या दी जाती है उसका वर्गमूल आपको लिखना है। तो 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो इसका जो त्रिज्या है वो आ जाएगी √2 आ जाएगी। परवलय का समीकरण लिखिए जिसका शीर्ष 0 0 तथा नाभि -2 0 होती हो। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा y² बराबर -8x। के बाद प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, वक्र x² बराबर -8y के नियता का समीकरण लिखे। तो यहाँ पर जो नियता है वो आ जाएगी y बराबर कितनी आ जाएगी, y बराबर 2 आ जाएगी। परवलय y² बराबर -16x के नाभि के निर्देशांक लिखना है। तो नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे, ये यहाँ पर 4x के रूप में होता है, तो यानी कि -4a यानी कि माइनस का 4
एक्स के रूप में बन गया। तो यहाँ पर इसका जो नाभिक निर्देशांक हो गया -4, 0 हो गया। इसके बाद वक्र 36x² प्लस 4y² बराबर 144 के दीर्घाक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ लिखिए। तो यहाँ पर जो दीर्घ अक्ष होगा तो सोल्व करके आप लिखेंगे x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1 के रूप में आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो दीर्घ अक्ष मिलेगा, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई मिलेगी वो आ जाएगी 12 और लघु अक्ष की जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4। इसके बाद यदि दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष की लंबाई 10 है और लघु अक्ष की लंबाई 6 है तो उसका समीकरण क्या होगा? दीर्घ अक्ष की लंबाई दे रखी है ना, तो इस प्रकार से x² दीर्घवृत्त है ये, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x² बटे 25 प्लस y² बटे 9 बराबर 1। के बाद अगला है कि यदि किसी अतिपरवलय के अनुप्रस्थ अक्ष एवं संगमी अक्ष बराबर हो तो उस वक्र को क्या कहते हैं? तो उस वक्र को हम कहते हैं समकोणीय अतिपरवलय। क्या कहा जाता है? समकोणीय अतिपरवलय उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अतिपरवलय दिया गया है y² बटा a² माइनस x² बटा p² बराबर 1 की नाभिक किस अक्ष पर स्थित है? तो यहाँ पर स्टार्टिंग y से हो रही है तो ये हो जाएगा y अक्ष पर। कहाँ पर स्थित है? तो ये y अक्ष पर स्थित है। के बाद अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। पहला प्रश्न पूछा यहाँ पर कि बिंदु -3, 5, 0 किस तल पर स्थित है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z 0 है, तो ये हो जाएगा xy तल पर। कोई बिंदु zx तल पर है तो उसका कौन सा निर्देशांक शून्य होगा? तो यहाँ पर उसका कौन सा निर्देशांक शून्य होगा? तो यहाँ पर उसका जो y निर्देशांक है वो शून्य हो जाएगा। बिंदु 3, 0, 0 एवं 0, 4, 5 के बीच की दूरी क्या होगी? जब आप यहाँ पर दूरी निकालेंगे, है ना, सूत्र क्या है? तो दूरी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 5√2। क्या आंसर मिल जाएगा? 5√2 आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है कि तीनों निर्देशांक तल जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि मूल बिंदु पर करते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं? तो उसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0। यदि कोई बिंदु एक्स वाई तल पर है तो उसका कौन सा निर्देशांक, तो उनका कौन सा निर्देशांक ज्ञात करते हैं? ये कौन से पर है? ये एक्स वाई तल पर है। तो जब एक्स वाई तल पर होता है तो हम इसका जेड निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जेड निर्देशांक। जेड निर्देशांक 0 है, ऐसा कुछ प्रश्न होगा, है अधूरा छपा हुआ है। तीनों निर्देशांक वाले तलों के परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदन से बनने वाली तीनों रेखाओं को प्रथम प्रकृति क्या कहते हैं? तीनों रेखाओं के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा एक्स अक्ष, दूसरा हो जाएगा वाई अक्ष और तीसरा हो जाएगा जेड अक्ष। ये इनको अलग अलग बोला जाता है। यदि कोई बिंदु जेड अक्ष पर है तो उसके कौन से निर्देशांक ज्ञात करते हैं? यदि कोई बिंदु जेड अक्ष पर है तो उसके हम वाई एवं एक्स निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु -3, 1, 4 की वाई जेड समतल से दूरी कितनी है? तो यहाँ पर जब हम इसकी दूरी निकालेंगे वाई जेड समतल से तो आ जाएगी ये 3। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यहाँ पर निर्देशांक तो -3 है, हमने 3 क्यों लिया? क्योंकि दूरी जो रहती है वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं ली जाती है, दूरी ऋणात्मक में नहीं ली जाती है इस वजह से। इसके बाद अगला पार्ट है 13, सीमा और अवकलज के ऑब्जेक्टिव हम जो वन टाइम वन वर्ड क्वेश्चन है इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला, साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री बाय x का मान लिखिए। तो इसका जब आप मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा π/180। कितना आएगा? π/180 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू पाई, जहाँ पर साइन x बाय x माइनस पाई है, किसका मान एक लिखिए तो इसका मान आएगा -1। फिर है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई बी एक्स का मान लिखिए। तो यहाँ पर जब ax bx का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा a/b। x बराबर 100 है, पर 99x का अवकल गुणांक लिखिए। 99x का क्या लिखना है? अवकल गुणांक लिखना है। तो 99 का जब आप अवकल 99x का जब अवकल करेंगे आप तो यहाँ पर आपको खाली 99 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 99 मिलेगा। के बाद x साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए। जब आप यहाँ पर इसका अवकलज ज्ञात करेंगे फर्स्ट फलन और सेकंड फलन के सूत्र का यूज़ करके, तो आपको यहाँ पर मिलेगा x कोस x प्लस साइन x। ये आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। इसके बाद अगला पार्ट 15, सांख्यिकी। आंकड़ों के परिसर को परिभाषित कीजिए कि आंकड़ों का परिसर बोला किसे जाता है। तो कोई परिसर जो रहता है हम कैसे निकालते हैं? तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो किन्हीं भी आंकड़ों के उच्चतम मान और निम्नतम मानों के अंतर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। यदि एक बल्लेबाज द्वारा खेल में अधिकतम 60 रन और न्यूनतम 46 रन बनाए जाते हैं तो रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है। परिसर कैसे निकालेंगे? उच्चतम मान 60 है, न्यूनतम मान 46 है, घटा लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो परिसर है वो आ जाएगा 60 माइनस 46 बराबर 14, इसका परिसर आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य का मान निकालें। माध्य कैसे निकालते हैं? इन सबको जोड़ के बटे जितनी संख्या है उतना आप डिवाइड कर दीजिए तो माध्य आपका निकल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर इनको जोड़ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लगाएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 9। तो इसका माध्य बराबर कितना बनेगा? 9 बन जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका का मान लिखिए। जब आप माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो इनको सबसे पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में जमा लीजिए, फिर मध्य में जो मान आता है वो माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर मध्य में मान आएगा 9। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका निकालिए। माध्यिका वापस से ऐसे ही या तो अवरोही या आरोही में जमा लीजिए और मध्य में जो मान आता है वो माध्यिका हो जाएगी। यदि बीच में सम संख्याओं में संख्या है तो बीच के दोनों पदों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, माध्यिका आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपको माध्यिका मिल जाएगी 9। उसके बाद अध्याय 16 लास्ट पार्ट है प्रायिकता। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि लिखे। तो प्रतिदर्श समष्टि ऐसे हम डिनोट करते हैं, दो सिक्के उछाल रहे हैं तो एक सिक्का जो रहता है उस पर या तो हेड आता है या टेल आता है। तो इसके अकॉर्डिंग दो बार उछाल रहे हैं या दो सिक्के उछाल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा कि हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए। तो प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर ये आ जाएगी। उसके बाद एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो देखिए एक सिक्के को आप चाहे दो बार उछालें या दो सिक्कों को आप एक बार उछालें तो भी सेम परिणाम आपको मिलते हैं। तो एच बराबर यहाँ भी आ जाएगा HH HT
TH और TT। उसके बाद 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो 3 सिक्के हैं, एक बार उछाल रहे हैं, यानी कि आपको जो परिणाम मिलेंगे टोटल वो 8 मिल जाएंगे। एक गुणे के रूप में चलते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में चलते हैं। तो यहाँ पर तो प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगी, वो आ जाएगी HHH, ये आ जाएगा HHT या HTH, HTT, THH, THT, TTH या TTT। 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि मिलेगी। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, यहाँ भी सेम वही है कहानी। ये 3 सिक्कों को एक बार उछालो तो भी यही मिलेगा, और यदि एक सिक्के को 3 बार उछालो तो भी यही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको S बराबर समष्टि लिख देना है, HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और लास्ट में TTT। इस प्रकार से।